जरा सोचिए, अगर हमें इंसानी रिश्तों का कोई ऐसा चीट कोड मिल जाए जिससे लोग पहली मुलाकात में प्रभावित हो जाएं, मतलब आपके विचारों से खुशी खुशी सहमत होने लगें और बिना किसी बहस के अपनी गलतियां भी सुधार लें। सुनने में तो किसी माइंड कंट्रोल वाली साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, पर ये कोई फिक्शन नहीं है। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी क्लासिक किताब के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिसे इंसानी मनोविज्ञान और रिश्तों की गीता कहा जाता है। डेल कार्नेगी की मास्टरपीस हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाँ, और ये किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। एकदम। जो भी अपनी नेटवर्किंग बेहतर करना चाहता है या लीडरशिप सीखना चाहता है, उसके लिए आज की चर्चा बहुत खास होने वाली है। मतलब अगर हम इंसानी बातचीत को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम मान लें जिसके नियम हमें कभी बताए नहीं गए, तो इस किताब के नोट्स असल में उस गेम के छिपे हुए चीट कोड्स हैं। चीट कोड्स कहना काफी दिलचस्प है, पर मैं यहाँ एक बात साफ कर दूं कि ये चीट कोड्स कोई चालाकी या हेरफेर करने की ट्रिक्स नहीं है। मतलब कोई मैनिपुलेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि दूसरों पर प्रभाव डालने का मतलब है उन्हें अपनी बातों में फंसाना, लेकिन कार्नेगी के नोट्स जब हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये इस बात की बहुत ही बुनियादी समझ है कि इंसानी दिमाग असल में काम कैसे करता है। यानी इसके पीछे कोई साइंस है। हाँ, लोग क्यों वैसा व्यवहार करते हैं जैसा वे करते हैं, इसके पीछे हमेशा एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी या कह लें विकासवादी मनोविज्ञान का कोई न कोई कारण होता है। हम अक्सर इंसानी मनोविज्ञान के खिलाफ जाकर चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि बात क्यों बिगड़ गई। इस चर्चा का असल मकसद उसी बुनियादी विज्ञान को समझना है। तो चलिए फिर इस इंसानी स्वभाव के वीडियो गेम के सबसे पहले और सबसे मुश्किल लेवल से शुरू करते हैं, जो कि है आलोचना को संभालना, है ना? बिल्कुल। ये लेवल है दूसरों की गलतियों पर प्रतिक्रिया देना। श्रोत का पहला ही सिद्धांत बहुत बड़ा प्रहार करता और कहता है कि आलोचना करना बंद करें। इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण है। अमेरिका के कुख्यात गैंगस्टर जैसे अल कैपोन या टूगन क्रॉली का जिक्र है। जब ये लोग पकड़े गए तो इनमें से किसी को भी कोई पछतावा नहीं था। हाँ, वे तो खुद को पब्लिक का हितैषी मानते थे। वही तो। मतलब अगर दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी अपनी गलती नहीं मानते तो एक आम इंसान अपनी गलती कैसे मान लेगा। किताब कहती है कि आलोचना करने से इंसान सिर्फ अपना बचाव करने लगता है। लेकिन यहाँ मेरी एक बहुत बड़ी उलझन है। अच्छा, कैसी उलझन? अगर कोई सच में बहुत बड़ी गलती कर रहा है, मान लीजिए ऑफिस में कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे पूरा प्रोजेक्ट ही डूब सकता है, तो क्या चुप रहना चाहिए? मतलब ये तो प्रैक्टिकली नहीं है। आलोचना करना तो जरूरी है। पॉइंट तो है। मैं तो आलोचना को एक बूमरैंग की तरह देखता हूं। मतलब जिसे आप जितनी जोर से दूसरों की तरफ फेंकते हैं, वो उतनी ही जोर से वापस आके आपको ही चोट पहुंचाता है। लेकिन कभी कभी चीजों को ठीक करने के लिए वो बूमरैंग फेंकना ही पड़ता है ना? पर उस बूमरैंग के वापस आकर चोट पहुंचाने की जो वजह है, वो हमारे दिमाग की बनावट में गहराई से रची बसी है। जब आप पूछते हैं कि क्या गलतियों पर चुप रहना चाहिए, तो ध्यान दीजिए, किताब गलतियों को अनदेखा करने के लिए नहीं कह रही है। तो फिर क्या कह रही है? वो उस तरीके पर सवाल उठा रही है जो हम अपनाते हैं। मैं समझाती हूँ। जब किसी इंसान की सीधी आलोचना की जाती है तो उसके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो सक्रिय हो जाता है। वही जो हमें खतरे का सिग्नल देता है? बिल्कुल। ये वही हिस्सा है जो किसी जंगली जानवर को देखकर फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो का सिग्नल देता है। दिमाग शब्दों की आलोचना को एक शारीरिक हमले की तरह प्रोसेस करता है। बाप रे। मतलब जब हम किसी को बता रहे होते हैं कि तुमने ये डेटा गलत फीड किया है, तो उसका दिमाग उसे ऐसे ले रहा होता है जैसे किसी ने उस पर तलवार से हमला कर दिया हो। एकदम सही। और इसीलिए सीधी आलोचना काम नहीं करती। सामने वाला अपनी तार्किक सोच बंद कर देता है और अपनी आत्मछवि बचाने के लिए ढाल उठा लेता है। वो विद्रोही बन जाता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? इस स्थिति से निपटने के लिए हमें एक जज की कुर्सी से उठकर एक डिटेक्टिव बनना होगा। जज और डिटेक्टिव, दिलचस्प है। हाँ, देखिए, एक जज सिर्फ ये देखता है कि नियम टूटा है और सीधे सजा सुना देता है, लेकिन एक डिटेक्टिव ये समझने की कोशिश करता है कि ये गलती क्यों हुई। अच्छा, मतलब कारण खोजना। हाँ, क्या प्रोसेस में कोई खामी थी? क्या इंसान परेशान था? जब हम कारण समझने की कोशिश करते हैं तो हम उस फाइट या फ्लाइट वाले अलार्म को बजने से रोक लेते हैं। ये बहुत ही सटीक नजरिया है, जज की बजाय डिटेक्टिव बनना। और जब हम आलोचना की उस नेगेटिव साइकिल को तोड़ देते हैं
तो किताब हमें इसका ठीक उल्टा करने की सलाह देती है। कहती है कि लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। हाँ, ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। बिल्कुल। स्रोत में चार्ल्स श्वाब का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। 100 साल पहले उन्हें $1 मिलियन की सैलरी सिर्फ इसलिए मिलती थी क्योंकि उनके अंदर लोगों से काम निकलवाने की असाधारण क्षमता थी। उनका रहस्य था कि दुनिया का हर इंसान तारीफ का भूखा है। पर यहाँ चापलूसी और सच्ची तारीफ में बहुत बड़ा फर्क है। एकदम। यहाँ एक बहुत ही साफ लकीर खींची गई है चापलूसी और सच्ची प्रशंसा के बीच। देखिए, ये महत्वपूर्ण महसूस करने की जो भूख है वो इंसान की सबसे बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरत है। कई मनोवैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि ये भूख भोजन या नींद की भूख जितनी ही शक्तिशाली है। वाकई, खाने जितनी शक्तिशाली। हाँ, और चापलूसी इसलिए काम नहीं करती क्योंकि वो खोखली होती है। हाँ, हमारा दिमाग बहुत जल्दी समझ जाता है कि इसमें सामने वाले का कोई स्वार्थ छिपा है। मतलब लोग पकड़ लेते हैं कि कोई मक्खन लगा रहा है। बिल्कुल, वो सिर्फ होठों से निकलती है। लेकिन जब हम सच्ची प्रशंसा की बात करते हैं तो वो दिल से निकलती है। इसके लिए आपको रुक के सच में ये देखना पड़ता है कि उस इंसान में क्या अच्छा है। मतलब एक जेन्युइन कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, और जब हम किसी के काम की गहराई से कद्र करते हैं तो हम असल में उनकी उस मनोवैज्ञानिक भूख को शांत कर रहे होते हैं। और जो इंसान हमारी इस भूख को शांत करता है, हम स्वाभाविक रूप से उस पर भरोसा करने लगते हैं। तो बूमरैंग नहीं फेंकना है और लोगों की उस मनोवैज्ञानिक भूख को शांत करना है। ये तो होगी मौजूदा रिश्तों की बात, लेकिन अब यहाँ से एक कदम आगे बढ़ते हैं नए जुड़ाव बनाने की तरफ। हाँ, जब हम किसी नए इंसान से जुड़ना चाहते हैं, चाहे कोई बिजनेस मीटिंग हो या पार्टी, तो एक गहरा जुड़ाव कैसे बनाया जाए? किताब कहती है कि दूसरों की पसंद में दिलचस्पी लेनी चाहिए। सेल्फ फोकस से हटकर दूसरों पर फोकस करना। पर यही एक बहुत ही शानदार विरोधाभास या पैराडॉक्स देखने को मिलता है। हम सभी जब नए लोगों से मिलते हैं तो हम खुद को साबित करना चाहते हैं, है ना? हाँ, अपनी अचीवमेंट्स बताना चाहते हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि लोग हमारे नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनें ताकि वो इम्प्रेस हो सकें। लेकिन स्रोत तो इसके एकदम उलट बात कह रहा है। मैं तो इसे एक आईने की तरह देखता हूं। मतलब लोग आपको तब पसंद करते हैं जब वे आपकी आंखों में और आपके ध्यान में खुद का अक्स देखते हैं। ये आईने का सिद्धांत इस पूरी चर्चा का सबसे मजबूत स्तंभ है। हम असल में ऐसे जीवों की प्रजाति हैं जो खुद में बहुत ज्यादा मगन रहते हैं। हाँ, वो तो है। दुनिया के सबसे दिलचस्प इंसान है। इसमें नाम की अहमियत का जो जिक्र है वो बहुत गहरी बात है। थियोडोर रूजवेल्ट वाला किस्सा ना। हाँ, रूजवेल्ट जैसे नेता व्हाइट हाउस के हर छोटे बड़े कर्मचारी का नाम याद रखते थे। मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा नाम हमारी पहचान का सबसे मुख्य हिस्सा है। मतलब किसी के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मीठा शब्द है। बिल्कुल। जब कोई हमारा नाम याद रखता है और बातचीत में उसका इस्तेमाल करता है तो ये हमारे दिमाग को तुरंत एक सिग्नल देता है कि मेरी कोई अहमियत है। हाँ, और इसी में आगे जो एक अच्छा श्रोता या गुड लिसनर बनने की बात कही गई है वो भी कमाल की है। एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है इसमें। वो 2 महीने वाला रूल। हाँ, ये कहता है कि आप दूसरों में दिलचस्पी लेकर 2 महीने में उतने दोस्त बना सकते हैं जितने आप लोगों को खुद में दिलचस्पी दिलाने की कोशिश करके 2 साल में भी नहीं बना सकते। 2 साल बनाम 2 महीने, ये तो सीधा सीधा समय बचाने का हैक है। बिल्कुल, और इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। जब लोग अपने बारे में, अपनी रुचियों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। हाँ, जो खुशी महसूस कराता है। हाँ, ये वही केमिकल है जो किसी इनाम के मिलने पर या कुछ बहुत अच्छा खाने पर रिलीज होता है। इसलिए एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुपचाप खड़े रहना नहीं है। तो और क्या है? ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आंखों से ये जताना है कि आप जो कह रहे हैं वो मेरे लिए इस वक्त दुनिया की सबसे अहम बात है। ओहो, मतलब पूरा अटेंशन देना। हाँ, जब कोई इंसान इस तरह से सुनता है तो वो बोलने वाले को वो मंच दे रहा होता है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। इसीलिए वो 2 महीने वाला नियम इतनी सटीकता से काम करता है, क्योंकि आप लोगों को वो खुशी दे रहे हैं जो वे खुद से हासिल नहीं कर सकते। ये तो हो गई दोस्ती और जुड़ाव की बात। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, हम बातें सुन रहे हों, तब तो ये आईना बनना और दिलचस्पी लेना बहुत आसान लगता है। पर असली परीक्षा तो तब होती है जब विवाद हो। एकदम सही। जब विचारों में टकराव हो, जब आप किसी बात पर पूरी तरह असहमत हों। स्रोत का अगला हिस्सा इसी बारे में है कि बिना लड़े अपनी बात कैसे मनवाई जाए। और इसमें जो सबसे पहली बात लिखी है वो है बहस से बचें। किताब साफ कहती है कि बहस जीतकर कभी किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। उसे जीतने का इकलौता तरीका उसे टाल देना है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी आपत्ति है।
अच्छा, कैसी आपत्ति? अगर हम हर बहस से बचते रहेंगे तो क्या लोग फायदा नहीं उठाएंगे? मतलब क्या ये इंसान को कमजोर नहीं दिखाता? मान लीजिए एक मीटिंग चल रही है, तथ्य आपके पक्ष में है, डेटा आपके पास है और सामने वाला एक ऐसी बात पर अड़ा है जो सरासर गलत है और कंपनी का भारी नुकसान कर सकती है। प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो क्या वहां भी बस मुस्कुराकर बहस टाल देनी चाहिए? अगर हम सच के लिए लड़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? मुझे तो ये बहस एक दलदल की तरह लगती है। आप जितना हाथ पैर मारेंगे, जितना ज्यादा अपनी बात साबित करने की कोशिश करेंगे, आप दोनों ही उसमें उतना ही नीचे धंसते जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उस दलदल से बाहर निकलना भी तो जरूरी है ना? आपका ये कहना बिल्कुल जायज है कि तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता बहस जीतने में नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? जब हम कहते हैं कि बहस से बचें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत बात मान लें। इसका मतलब ये है कि हम उस तरीके को बदल दें जिससे हम अपनी बात रख रहे हैं। तरीका बदल दें? मतलब कैसे? देखिए, जब हम किसी से बहस करते हैं और उसे उसके ही तर्कों से हरा देते हैं, तो हमने सिर्फ उसकी दलीलों को हराया है, उसके दिल को नहीं। हारने वाले का स्वाभिमान आहत होता है। हाँ, ईगो हर्ट हो जाती है। और जब स्वाभिमान को चोट पहुंचती है तो इंसान का तार्किक दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो अपनी गलत बात पर पहले से भी ज्यादा मजबूती से अड़ जाता है, सिर्फ आपको गलत साबित करने के लिए। मतलब वो अब उस प्रोजेक्ट के फायदे के लिए नहीं लड़ रहा होता, वो अपनी ईगो को बचाने के लिए लड़ रहा होता। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है। एक समझदार इंसान जानता है कि बहस में एक तार्किक लड़ाई जीतने का कोई फायदा नहीं है, अगर बदले में वो उस रिश्ते या उस सहयोग को खो दे जो काम पूरा करने के लिए जरूरी है। पॉइंट तो है। इसी स्थिति से निपटने के लिए स्रोत में एक बहुत ही प्रभावी तकनीक दी गई है, अपनी गलती तुरंत मान लेना। हाँ, ये पॉइंट मुझे भी बहुत दिलचस्प लगा। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे तुरंत और साफ दिल से स्वीकार कर लें। मैं इसे ऐसे देखता हूं कि अपनी गलती मान लेना ही वो रस्सी है जो आपको उस दलदल से बाहर खींचती है। बहुत सही तुलना है। जैसे ही कोई कहता है कि हाँ, ये मुझसे गलत हो गया और मैं इसे ठीक करूंगा, तो सामने वाले के पास लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। उसका सारा गुस्सा जो एक गुब्बारे की तरह फूल रहा था, अचानक से एक पिन चुभने से फूट जाता। एकदम सटीक। जब कोई अपनी गलती खुद मान लेता है तो सामने वाले के पास खुद को सही साबित करने का जो हथियार था वो छिन जाता है। अब उसके पास अपनी महानता दिखाने का एक ही तरीका बचता है, उदार बनना और माफ कर देना। क्या बात है! ये तो मनोविज्ञान का बहुत ही शानदार इस्तेमाल है। इसके अलावा जब विचारों में असहमति हो तो किताब सुकरात के तरीके या सोक्रेटिक मेथड का इस्तेमाल करने की सलाह देती है। यानी बातचीत हमेशा उन बातों से शुरू करें जिन पर दोनों पक्ष सहमत हों। ये वही हाँ मोड वाला कॉन्सेप्ट है ना? ये मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगा। हाँ, इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब आप किसी को शुरुआत में ही कुछ छोटी छोटी बातों पर हाँ कहने के लिए प्रेरित करते हैं तो उनके दिमाग का मोमेंटम एक सकारात्मक दिशा में चलने लगता है। मतलब एक फ्लो बन जाता है। बिल्कुल। एक बार जब दिमाग सहमति की दिशा में गति पकड़ लेता है तो उसके लिए अचानक से रुकना और विरोध में आना यानी ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप असल में छोटी छोटी सहमतियों की ईंटों से एक पुल बना रहे होते हैं, और उस पुल पर चलकर सामने वाला हमारी मुख्य बात तक आसानी से पहुंच जाता है, बिना किसी विरोध के। एकदम सही। तो ये असहमति को शांति से सुलझाने की जो कला है, ये हमें सीधे उस मुकाम पर ले जाती है जहां अक्सर सबसे ज्यादा टकराव होते हैं, यानी लीडरशिप। हाँ, लीडरशिप में तो ये रोज का काम है। बिल्कुल। जब हमें दूसरों को निर्देश देने होते हैं या उनसे काम करवाना होता है, या फिर सबसे मुश्किल काम, उनकी गलतियां सुधारनी होती हैं, एक लीडर ये सब बिना किसी का स्वाभिमान तोड़े कैसे कर सकता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। स्रोत कहता है कि अगर गलती सुधारनी हो तो सीधे ये कहने से बचें कि तुम गलत हो। सामने वाले को टोकने से पहले अपनी खुद की गलतियों का जिक्र करें। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी कड़वी दवा को मीठी चाशनी में लपेट कर देना। जब कोई लीडर अपनी खुद की गलतियों का जिक्र करता है तो वो चाशनी का काम करता है। इससे सामने वाले को फीडबैक वाली दवा कड़वी नहीं लगती। इस पूरे प्रक्रिया में सबसे अहम चीज है सेविंग फेस, यानी सामने वाले की इज्जत बचाना। कोई भी इंसान ये सुनना पसंद नहीं करता कि वो अपने काम में बुरा है। सही बात है। जब एक सीनियर लीडर कहता है कि मैंने भी अपने करियर की शुरुआत में ठीक यही गलती की थी और मुझे ये सीखने में बहुत समय लगा, तो वो असल में सामने वाले के डर और शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है। वो बता रहा है कि गलती करना एक मानवीय स्वभाव है। हाँ, और इससे कोई छोटा नहीं हो जाता। इसके साथ ही लीडरशिप के लिए एक और बेहतरीन टूल बताया गया है,
सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछना। मतलब ये काम आज शाम तक हो जाना चाहिए कहने की बजाय कुछ और तरीका अपनाना। बिल्कुल। ओवन डी यंग जैसे महान उद्योगपति कभी किसी को सीधा आदेश नहीं देते थे। वो पूछते थे, क्या हम इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं? या क्या आपको लगता है कि अगर हम इसमें ये बदलाव करें तो ये बेहतर काम करेगा? तो इससे क्या होता है? जब कोई सवाल पूछता है तो वो सामने वाले को उस फैसले का हिस्सा बना लेता है। अब वो काम ऊपर से थोपा गया आदेश नहीं रहता, वो उस कर्मचारी का अपना विचार बन जाता है। और लोग हमेशा अपने खुद के विचारों का बचाव करते हैं। एकदम सही। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब आप लोगों से वही करवा रहे हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये उनका अपना फैसला है। लीडरशिप के इन सभी बिंदुओं के केंद्र में एक ही बात दिखाई देती है कि किसी भी परिस्थिति में सामने वाले के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचने दें। मैं सहमत हूं। अगर हम इस पूरी चर्चा और इस ऐतिहासिक किताब के निष्कर्ष को एक साथ पिरोएं, तो मुख्य संदेश बहुत ही स्पष्ट है। हमें दुनिया को सिर्फ अपने चश्मे से नहीं, बल्कि दूसरों के नजरिए से देखना सीखना चाहिए। मतलब उनके जूतों में पैर रखकर देखना। हाँ, जब ये समझ आ जाता है कि सामने वाला इंसान क्या महसूस कर रहा है, उसकी असुरक्षाएं क्या हैं, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, तो संवाद कभी नहीं बिगड़ता। बिल्कुल। ये पूरा सिद्धांत इस बात पर टिका है कि ये दुनिया एक गूंज की तरह है। जब लोगों को प्यार, सम्मान और महत्व दिया जाता है, तो बदले में वही वापस मिलता है। इसका मूल मंत्र बस इतना सा है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा हम खुद के लिए चाहेंगे। दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। ये सुनने में बहुत ही सरल, सदियों पुराना और खूबसूरत नियम लगता है। लेकिन अगर हम इस पूरी चर्चा को एक कदम और आगे ले जाएं, तो एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल पैदा होता है। वो क्या? जरा सोचिए, इस दुनिया का हर इंसान अंदर ही अंदर ये चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए। बिल्कुल, जैसा हमने कहा, ये एक मनोवैज्ञानिक भूख है। हाँ, तो अगर हर कोई इसी इंतजार में बैठा है कि सामने वाला आकर पहले उसकी तारीफ करे, उसका नाम याद रखे और उसे इम्पोर्टेंट फील कराए, तो क्या हम सभी जाने अनजाने में अहंकार के एक मूक टकराव में नहीं फंस गए हैं? एक साइलेंट स्टैंड ऑफ ईगोज। एकदम सही। जैसे कोई भरा हुआ कमरा हो जहां हर कोई इस इंतजार में बैठा हो कि कोई दूसरा आकर खामोशी को तोड़े। आज हम सभी की जिंदगी में ऐसा कौन सा पहला कदम उठाया जा सकता है जो इस खामोशी को तोड़े? ऐसा क्या किया जा सकता है जो ये साबित करे कि असली ताकत दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने में नहीं, बल्कि खुद पहल करके दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने में है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।